तो सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग इतिहास का एक टॉपिक देखते हैं। इतिहास में देखते हैं कि आधुनिक भारत जो 1857 की क्रांति है, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे आज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किस किस टॉपिक पर आज हमको चर्चा करना है। तो 1857 की क्रांति, तो हम देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे आपका कारण, देखेंगे कि किस कारण से आपका क्रांति हुआ। उसके बाद देखेंगे हम उसका विस्तार, प्रारंभ एवं विस्तार। उसके बाद देखेंगे थर्ड में हम उसका स्वरूप क्या था, वो क्रांति था कि राष्ट्रीय विद्रोह था कि आपका सैनिक विद्रोह था, क्या था। उसके बाद हम देखेंगे उसके असफलता के कारण, असफलता के कारण। और अंत में देखेंगे हम कि इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो हम इन 5 टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कारण, फिर प्रारंभ और विस्तार, फिर आपका स्वरूप, उसके बाद असफलता के कारण और परिणाम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम कारण। सबसे पहला देखते हैं हम कारण। सबसे पहला देखते हैं कारण। तो कारण क्या है? किसी भी क्रांति का कोई एक कारण नहीं होता है। किसी भी क्रांति का बहुत सारे कारण होते हैं। राजनीतिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं और तात्कालिक कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या था। राजनीतिक कारण था आपका लॉर्ड डलहौजी। सबसे मुख्य राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी था, जो 1848 से 56 तक शासक था। वो क्या किया था? हड़प नीति चालू किया था। तो राज्यों के जिनके पुत्र नहीं होते थे उनको अपने राज्य में मिला लेते थे। दत्तक पुत्र रखने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और वेलेजली की सहायक संधि, इन सब की कुनीतियों की वजह से आपका पब्लिक में रोष था। ये हो गया आपका राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था? जो अंग्रेज लोग के आने के बाद जो 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, 1842 में नर बलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया, आपका 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से आपका क्या किया गया? विधवा पुनर्विवाह किया गया। तो हिंदू लोग को लगा कि ये अंग्रेज लोग के आने से हमारे संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अपने संस्कृति पर हस्तक्षेप समझा और ये लोग क्या है, धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। 1813 के एक्ट से ईसाई धर्म मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिलाया गया। तो इनसे ये सब सामाजिक कारण थे इनके विद्रोह के। आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण में हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अंग्रेज लोग के आने के बाद यहाँ का जो कच्चा माल का उत्पादन होता था उसको इंग्लैंड ले जाते थे और इंग्लैंड से आपका पक्का माल बना करके आपका बाजार के रूप में विकसित किया गया भारत को। इससे क्या हुआ कि हमारे देश के जो किसान और मजदूर थे उनका कुटीर धंधा पूरी तरह से समाप्त हो गया और वो लोग का पूरा आर्थिक स्थिति चरमरा गई। इस प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से इंग्लैंड लोग के नियंत्रण में आ गया। ये हो गया आपका आर्थिक नीति। सबसे प्रमुख बात याद रखना है कि तात्कालिक कारण क्या था। ये बहुत ही मेन चीज है आपका तात्कालिक कारण। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर आते हैं। तो तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस। तो अंग्रेज लोग क्या किए? एक एनफील्ड राइफल लिए। एनफील्ड नाम का राइफल लाए। उसमें क्या करना पड़ता था? जो उसकी गोली लगाते समय उसको मुंह से फाड़ना पड़ता था। तो सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि जो मुंह से हम फाड़ते हैं वो सूअर और गाय की चर्बी से बना हुआ है। इसके कारण से हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच रोष उत्पन्न हो गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। इस प्रकार वो अपनी उन पर धार्मिक ठेस पहुंचा कि हमारे धर्म को यहाँ पर क्या किया जा रहा है? तबाह किया जा रहा है। तो इस प्रकार से तात्कालिक कारण यही था, चर्बी वाला कारतूस का। फिर ये लोग क्या किए? सैनिक लोग इनको मना कर दी यूज करने से और दो अंग्रेज सैनिकों की अधिकारियों की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा।
याद रखना है आपका मंगल पांडे। मंगल पांडे आपका 34वीं रेजिमेंट के आपका एक सैनिक थे। उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। कब कर दी? आपका मार्च में। और 29 मार्च को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया, पूरा जो उत्तर भारत है और जितने भी सैनिक हैं वो सब इकट्ठे हुए और क्या किए? आपका दिल्ली की ओर चले गए। यहाँ सबसे पहले बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुआ, बैरकपुर पश्चिम बंगाल, बैरकपुर होते हुए आपका मेरठ उत्तर प्रदेश गए। वहां पर आपका 10 मई से मेरठ में स्टार्ट किए। 10 मई को यहाँ से आपका दिल्ली के लिए रवाना हो गए और 11 मई 1857 को आपका दिल्ली में कब्जा कर लिया गया। और जो बहादुर शाह जफर था, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, या इसी को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, जो मुगल काल में अंतिम सम्राट हुआ बहादुर शाह जफर, इसको आपका ये लोग क्या किए? नेता घोषित कर दिए कि हमारा जो 1857 के बहुत ही बुजुर्ग थे, 80 साल के अधिक से उम्र के थे, तो इसको नेता घोषित कर दिए। आगे देखते हैं। ये हम देख रहे हैं प्रारंभ और विस्तार, कारण के बाद प्रारंभ और विस्तार देख रहे हैं। तो 11 मई को आपका सुल्तान उसको बादशाह को क्या किए? आपका नेता घोषित कर दिए। परंतु उसके लिए आपका जो बुजुर्ग हो गए थे उसी कारण से आपका बख्त खां था, वहाँ का जो वास्तविक संचालन वही कर रहा था बख्त खां के द्वारा। तो इसको याद रखना, नेता तो था लेकिन ये बख्त खां जो था वो वास्तविक था, वास्तविक सैन्य शक्ति था। ये आपका बख्त खां है ये। तो हम आगे देखते हैं कि कहाँ पर ये जो क्षेत्र वाइज कि कहाँ पर किस नेता के द्वारा आपका नेतृत्व किया गया इस क्रांति। आगे हम देखते हैं कि किस जगह पर किस नेता ने आपका नेतृत्व किया। तो दिल्ली में सबसे पहले किया बहादुर शाह जफर ने, जिसका सहयोग कौन दिया? बख्त खां ने। इस प्रकार आपका इसका जो दमनकर्ता कौन था? ये दमनकर्ता, यह है नेतृत्व करता, और यह है स्थान। इस प्रकार दिल्ली में कौन किया? बहादुर शाह जफर, और उसका सहयोग कौन दिया? बख्त खां ने। कानपुर में आपका नाना साहेब। दमन कौन किया? कैंपबेल। जगदीशपुर में कौन किया आपका नेतृत्व? कुंवर सिंह। झांसी में नेतृत्व कौन किया? रानी लक्ष्मीबाई। इसका दमन कौन किया आपका? यूरोज। लखनऊ में आपका किया नेतृत्व बेगम हजरत महल। इसका भी नेतृत्व कौन किया? कैंपबेल ने। आगे देखते हैं इलाहाबाद में आपका नेतृत्व कौन किया? लियाकत अली। इसका दमन कौन किया? कैप्टन नील ने। मध्य भारत में आपका तात्या टोपे था, नेतृत्व करता है। बरेली में आपका खान बहादुर ने नेतृत्व किया, और फैजाबाद में मौलवी मोहम्मदुल्लाह। इस प्रकार यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जगह नेतृत्व करता और दमन करता। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में लियाकत अली, मध्य भारत में तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर और फैजाबाद में मौलवी मोहम्मदुल्लाह। आगे देखते हैं।
अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका स्वरूप क्या था। स्वरूप कहने का तात्पर्य है कि कौन से लोग थे जिन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना, कौन से लोग थे जो इन्हें सिपाही विद्रोह माना, और ज्यादातर अंग्रेज जो थे, अंग्रेज वो लोग क्या माने, इसको सिपाही विद्रोह के रूप में, और हिंदू मुसलमान लोग अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं ऐसा माना। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं वो लोग क्या माने, इसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया गया। तो देखते हैं कि किसने क्या कहा। तो सिपाही विद्रोह कहा आपका लॉरेंस और सीले ने। लॉरेंस और सीले ने आपका सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष है। वो सभ्य थे और हम क्या थे, बर्बर थे। तो सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष किसने कहा है, T.R. होम्स ने। आगे देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र। जैसे हिंदू मुसलमान एक होकर लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा है आपका, डब्ल्यू टेलर ने आपका कहा है। और इसी के साथ आउट्रम, डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने क्या कहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा है, रीच ने कहा है, S.R. रीच। तो धर्मांधों का, हिंदू मुसलमानों को धर्मांध बोला गया, और वो लोग अंग्रेज लोग क्या थे, ईसाई थे। तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा है, S.R. रीच ने कहा है। राष्ट्रीय विद्रोह आपका एक अंग्रेज अधिकारी थे डिजरैली, इसको मेन याद रखना है, डिजरैली ने आपका इस राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात है, एक अंग्रेज होकर भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया गया। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, V.D. सावरकर ने। V.D. सावरकर ने इसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। परंतु इसके जस्ट अपोजिट, ना तो ये प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था करके इसका उपहास उड़ाया गया। ये किसने किया, आपका मजूमदार ने। इस प्रकार हम देखते हैं आगे। असफल ये विद्रोह क्या हुआ, अंततः जो अंग्रेज अधिकारी थे वो लोग इसको दबाने में कामयाब हुए। तो जो मुख्य इसके असफलता के कारण है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला था असफलता में आपका कारण था जो मध्यम शिक्षित वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया। मध्यम शिक्षित वर्ग का जो था मनुष्य लोग, वो लोग इस आंदोलन में भाग नहीं लिए। उसके बाद दूसरा असफलता का कारण क्या था कि हमारे पास जो सशस्त्र का कमी था, संसाधनों का अभाव था। अंग्रेजों के पास उच्च कोटि के सैन्य क्षमता थी, उनके पास कई बार युद्ध लड़े हुए सैनिक थे, और संसाधनों का अभाव था किसके पास, हमारे पास। तीसरा देखते हैं कि नेतृत्व का अभाव था, नेतृत्व का अभाव। जो कि बहादुर शाह जफर था उसको नेता बनाया गया, लेकिन खुद वो एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो क्या है, अपने सैनिकों में वो जोश उत्पन्न नहीं कर पाए कि वो लोग अंग्रेज को हरा सके। तो कड़ा नेतृत्व का अभाव था। चौथा हम देखते हैं संगठन का अभाव था। संगठन का अभाव था। हमने अभी देखा कि लखनऊ में कोई और लड़ रहा है, मध्य भारत में कोई और, झांसी में कोई और, दिल्ली में कोई और वो लोग आपस में एक संगठन, हम एक होकर, जैसे आगे चलकर कांग्रेस की स्थापना हुआ और वो लोग एक होकर के क्या किए, देश को आजाद किए। लेकिन ये जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें एक नहीं हो पाए, एक होने का वो लोग कोशिश नहीं कर पाए। तो ये मुख्य कारण थे। आखिर एक और कारण देख लेते हैं। तो कुछ जमींदारियां थी वो अंग्रेजों का साथ दिए, जमींदार अंग्रेजों का साथ दिए। इस प्रकार ये विद्रोह का असफलता के कारण थे। आगे हम देखते हैं इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो विद्रोह का परिणाम देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो विद्रोह के परिणाम में पहला है
जो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, कंपनी का शासन समाप्त। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक कौन कर रही थी हमारे देश में शासन? ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी। लेकिन इस जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद क्या हुआ, कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ब्रिटिश क्राउन, क्राउन कहने का तात्पर्य है कि वहाँ की जो रानी है उनका वंशज जो राष्ट्रपति जैसे हमारे देश में वैसी वहाँ रानी है, तो उनके हाथ में डायरेक्ट चला गया आपका हमारे देश का जो शासन व्यवस्था है। तीसरा परिवर्तन क्या हुआ? तीसरा परिवर्तन हुआ एक भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव का पद का सृजन किया गया, जिसमें 15 सदस्यीय मंत्री परिषद हो सकते थे। 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। चौथा क्या किया गया आपका? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर आपका क्या किया गया? वायसराय किया गया। पांचवा आपका किया गया जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जितने भी हड़प नीति के तहत हड़पे गए थे राज्य, उन सबको वापस कर दिया गया। हड़प नीति समाप्त कर दी गई, हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार ये बहुत ही बड़े बड़े परिणाम हुए। कंपनी का शासन समाप्त हो गया, शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई, भारत सचिव का पद सृजन किया गया भारत के मामले को देखने के लिए, और 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हम आखिरी में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इसको हम अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, क्योंकि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया? वायसराय किया गया। तो 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और समाप्ति के बाद इसको वायसराय कहा गया। दूसरा आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था आपका पामस्टन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तीसरा देखते हैं कि भारत में जो मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट था, हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे नेता थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय, इसी को जफर नाम की संज्ञा दी जाती है, जिनको क्रांति के बाद इनको रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हो गया मुगल सम्राट। इस प्रकार, और चौथा चीज देखते हैं कि इसका संकेत क्या था, इस विद्रोह का जो प्रतीक क्या था, संकेत या प्रतीक बोल सकते हैं। तो कमल, कमल का फूल और रोटी। तो लोग झंडा में कमल का फूल और रोटी बनाकर इसको प्रतीक के रूप में यूज किए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात हो गई। तो ये संपूर्ण 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग सब चीज देखे हैं कि कारण क्या था, प्रारंभ और विस्तार जितने भी हम लोग देखे कि कहाँ कौन से नेता ने नेतृत्व किया, स्वरूप क्या था कि कौन सिपाही विद्रोह का, किसने क्या विद्रोह का, वो स्वरूप है, और सफलता के कारण देखें, परिणाम देखें, और अंत में महत्वपूर्ण तथ्य देखें। तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।